साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में यूनिट 1 यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से लगभग 10 प्रश्न आते हैं। उन 10 प्रश्नों में से आधे प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। अब इस परीक्षा के अंतिम समय में अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा समय जो है तो जाएगा उसमें, और इतना समय आपके पास है नहीं। तो आपके इसी समय को बचाने के लिए और आपको परीक्षा में 80 से अधिक प्रश्न सही करने में आपकी सहायता करने के लिए हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जिनसे पिछले 5 वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको कवर करवाने वाले हैं। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और उन टॉपिक को कवर करते हैं जिनसे पिछले 4-5 सालों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, और ये सभी टॉपिक आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका सामाजिक सुधार आंदोलन, क्योंकि आपके पेपर में आपने देखा होगा 2 से 3 प्रश्न आपके सामाजिक सुधार आंदोलन से आते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन आपका पढ़ने वाले हैं। और इन सभी टॉपिक से हर बार आपने देखा होगा 5 से 6 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहां पर हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं यहां पर वो है हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? सामाजिक सुधार आंदोलन का टॉपिक यहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सामाजिक सुधार आंदोलन में जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को सुधारने का, धर्म को सुधारने का काम किया, वो थे आपके राजा राममोहन रॉय। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय ने अपना जो सुधार का कार्य था वो बंगाल से शुरू किया था, और इन्हीं के नेतृत्व में हमारा जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वो आगे फला फूला और बढ़ा। इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत या सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। आपको 3 चीजें याद रखनी है इनके बारे में, है ना। ये आपके अग्रदूत कहे जाते हैं नव भारत में, जो है तो आपके प्रवर्तक कहे जाते हैं सुधार आंदोलनों के, आधुनिक भारत का पहला महान नेता इनको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है। राजा राममोहन राय को अगर हम इनके जन्म और इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखें यहाँ पर, तो जन्म 1774 में इनका कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके बाद इन्होंने एक फारसी में ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ का नाम था तोहफात उल मुहिउद्दीन, यानी कि एक ईश्वरवादियों का उपहार। और इसके बाद इनके द्वारा अगला जो महत्वपूर्ण काम किया गया वो था डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने एक कॉलेज बनाया था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज, और वो कहां पर था? कोलकाता में। तो कोलकाता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद अगला पॉइंट है, कोलकाता में इन्होंने एक और कॉलेज बनाया जिसका नाम था आपके वेदांत कॉलेज। तो आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है, हिंदू कॉलेज वो भी कोलकाता में, वेदांत कॉलेज भी कोलकाता में था। इनके द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो 1828 में था, और वो था ब्रह्म समाज की स्थापना। इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर अगला पॉइंट है 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा पर बैन लगाया था। क्या? सती प्रथा को इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और विलियम बेंटिक के द्वारा यह काम किया गया था। 1830 में राजा राममोहन रॉय को आपके मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने या अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसने राजा की उपाधि दी थी? तो उसका नाम था अकबर द्वितीय। और इसके बाद जब इनको राजा की उपाधि देते हैं और इंग्लैंड भेज दिया जाता है। 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई, और वहीं पर हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया है, तोहफात उल मुहिउद्दीन, एक ईश्वरवादियों का उपहार, जिसमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा वो मूर्ति पूजा के विरोध को लेकर के। इस पुस्तक में क्या दिया गया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। उसमें उन्होंने बताया है हमें क्यों मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट है 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना के ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। तो अब हम सीधा जो है तो पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। सीधा हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने किया था, और 1833 में राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद इसके द्वारिका नाथ टैगोर आपके क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि राजा राममोहन रॉय के बाद द्वारिका नाथ टैगोर इसके अध्यक्ष आपके बनते हैं। ठीक, यहां पर अगला पॉइंट है
केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया था। यह प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछा गया है कि देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, यह प्रश्न था कि केशव चंद्र सेन को किसने आचार्य के पद पर नियुक्त किया था, तो वो थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, और बाद में उन्होंने 1865 में उनको इस पद से हटा दिया था। केशव चंद्र सेन को जब हटा दिया गया तो उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज नामक एक संस्था बनाई। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार ने 1872 में एक प्रस्ताव लाया जिसका नाम था ब्रह्म विवाह एक्ट। इसको यहां पर पारित किया गया और लड़कियों की विवाह की उम्र 12 वर्ष कर दी गई। तो ये जो है तो आपके इनकी 1872 में जब ये लेकर के आते हैं और उसकी उम्र, लड़कियों की उम्र जो है तो आपके 12 वर्ष कर दी जाती है। ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ और 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। और 1878 में जब फूट पड़ती है तो जो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था वो एक और उसका पार्ट बनता है और उसका नाम हो जाता है यहाँ पर आपके साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? आनंद मोहन बोस और उनके सहयोगी करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने, और वही जो है इसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया और बाद में केशव चंद्र सेन ने उससे अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज बनाया। फिर भारतीय ब्रह्म समाज में भी फूट हो गई और आनंद मोहन बोस ने आपके यहाँ पर साधारण ब्रह्म समाज आपका बनाया। यहाँ पर तीनों के जो है तो लिखे गए हैं कि किसके कौन संस्थापक हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही चीज यहाँ पर भी आपके लिखी हुई। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। इनकी विद्वता के कारण क्या होता है? यहाँ पर विद्यासागर की उपाधि इनको मिली थी। कोई पॉइंट याद करने लायक नहीं है। इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में। इन्होंने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण जो है तो काम किया है। तो इसके लिए हम इनको याद रखेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने काम किया था। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम किया था, या स्त्री शिक्षा में भी इनके द्वारा काम किया गया था। इनके समय में या इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। कितने बालिका विद्यालय इन्होंने बनवाए थे? तो 35 बालिका विद्यालय ईश्वरचंद विद्यासागर ने बनवाए थे। और मैंने जैसे पहले बताया था विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के समय पे आपके पारित हुआ है। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए हम याद रखेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर को, और बालिकाओं के लिए स्कूल बनवाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर यंग बंगाल आंदोलन शुरू होता है ना। आंदोलन भले इसका नाम है लेकिन समाज सुधार के लिए शुरू किया जाता है, बनाया जाता है। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना आपके हेनरी बेबियन डेरोजियो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हेनरी बेबियन डेरोजियो के द्वारा किया जाता है। और इनके बारे में जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी बेबियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता कहा था। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। फिर उसके बाद अगली हमारी यहाँ पर संस्था आती जिसका नाम है आपके प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की यहाँ पर आप देखेंगे स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। किसने इसकी स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसमें आपके महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बनते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और किसके प्रेरणा से किया था? तो वो था केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। इसके बाद अगला यहाँ पर फिर से नाम आता है अगली संस्था का, और वो है आपकी परमहंस मंडली। अगली संस्था आपकी है परमहंस मंडली 1849। परमहंस मंडली 1849 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना बंबई में की थी। बस इसमें इतना ही पॉइंट याद रखने लायक है आपको। फिर उसके बाद हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की, है ना। किसकी बात करेंगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। चाहे तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि आपके जो ये संस्था थी परमहंस मंडली, उसके वास्तविक संस्थापक आपके थे एमजी रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे उनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। फिर जैसा कि मैंने कहा अब हम लोग पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो इस सोसाइटी की स्थापना आपके दो लोगों ने मिलकर के किया था 1875 में। रूसी महिला एचपी ब्लाटवर्स्की एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी एचएस अल्काट के द्वारा मिलकर के इन दोनों ने किया था। और ये कहां पर किया था? तो न्यूयॉर्क में इनके द्वारा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में
की स्थापना इन्होंने किया था। बाद में ये भारत आते हैं 1879 में, और ये मद्रास के पास अडयार में एक अपना मुख्यालय इसका बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? मद्रास के अडयार में 1882 में इसका मुख्यालय स्थापित करते हैं। तो हमें इनका नाम याद रखना है। फिर यहाँ पर ये पॉइंट भी जरूरी नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 907 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1898 में, अगला पॉइंट फिर याद रखने लायक है आपको, 1898 में एनी बेसेंट ने एक कॉलेज बनवाया था जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या नाम था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और कहां पर था वो? आपके बनारस में था। बाद में यही आपका परिवर्तित होकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है, जिसे आज हम बीएचयू के नाम से जानते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया है आपका। और कब? 1916 में। किसके प्रयासों से हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बीएचयू में बदल जाता है या बीएचयू बन जाता है आपका। लेकिन इसकी नींव किसने डाली थी? वो थी एनी बेसेंट, और नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसके बाद है हमारा अगला, यहां पर हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, जिससे आपका भी समय ना जाए और आप अपनी तैयारी को आगे जो है तो बढ़ाते रहें। तो यहां पर अगला है हमारा आर्य समाज। अगली संस्था है हमारी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बचपन का नाम इनका है आपके मूल शंकर। प्रारंभ में इन्होंने अपना मुख्यालय बंबई में बनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर शिफ्ट कर लिया। और कब किया? 1877 में। तो आपको याद रखना है 1877 में इन्होंने मुख्यालय लाहौर में शिफ्ट किया था। अगला पॉइंट है, स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। इनके द्वारा आपके जाति प्रथा, छुआछूत, अंतर जाति विवाह, इन सभी चीजों को जो है तो विरोध किया गया। और उन्होंने कहा कि भैया अंतर जाति विवाह किए जा सकते हैं, बाल विवाह नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पर, और छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें इनके द्वारा कही गई। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, और ये हिंदी भाषा में है, आपको याद रखना है। 1874 में इसकी रचना इन्होंने किया था। आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया था जो कि काफी विवादित रहा। उसका नाम था आपके शुद्धि आंदोलन। क्या नाम था उसका? शुद्धि आंदोलन। इसमें यह किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, ईसाई कर ले, कोई क्रिश्चियन बन जाए, उसको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए पुनः हिंदू धर्म में लाया जाता था अगर उसकी इच्छा हो तो। और इसके लिए उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया था उन्होंने। ठीक, 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं याद करने की। फिर हम सीधा बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रामकृष्ण मिशन की यहां पर बात करने वाले हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और ये जो रामकृष्ण नाम है, इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने जो है तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की गई थी स्थापना? तो आपको डेट याद रखनी, ईयर याद रखना है। ये आपके जब ये 1993 में लौट करके वहां से अमेरिका गए थे, वहां से प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन से लौट करके आते हैं, उसके बाद जो है तो ये इसकी स्थापना करते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। और इनका बचपन का नाम होता है नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक, न्यूयॉर्क का अखबार था जब ये वहां पर गए थे आपके धार्मिक सम्मेलन में। न्यूयॉर्क के अखबार का नाम था हेराल्ड। उसने इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उसने लिखा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख आपके व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा जो आपको पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि पश्चिमी देशों के लोगों ने इनको साइक्लोनिक मोंक ऑफ जो है तो इंडिया कहकर बुलाया था या पुकारा था। क्या? साइक्लोनिक मोंक ऑफ इंडिया। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका जो है तो किसको इस नाम से बुलाया गया? तो आपका विवेकानंद। 1897 में इन्होंने बड़ा नगर या बारा नगर में रामकृष्ण मठ या संस्था की स्थापना की। क्या? कब किया था इन्होंने? तो 1897 में। और 1899 में बेलूर पश्चिम बंगाल में एक मठ की इनके द्वारा स्थापना की गई। तो हमें तो बस याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? 1897 में किया था। और इन्हें साइक्लोनिक मोंक ऑफ इंडिया कहा गया। इस तरह की चीजें जो है तो हमें इनके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा इनकी 3 पुस्तकें भी हैं, है ना। आपके आगे हम लोग जो है तो उन पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं। जब थोड़ा और नीचे महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे उसमें उनकी पुस्तकों का नाम आएगा, जिनका है कर्म योग, ज्ञान योग, ये उनकी पुस्तकें हैं।
तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, दो इनकी चीजें थी। रामकृष्ण मठ में अच्छे आदर्शवादी व्यक्तियों को निर्माण किया जाता था। रामकृष्ण जो आपका मिशन है उसमें रामकृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनको प्रसारित किया जाता था। अगला है यहाँ पर हमारा मालावारी प्रस्ताव। अगला क्या है हमारा यहाँ पर मालावारी प्रस्ताव। हिंदू कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बंबई के एक पारसी बहराम जी मालावारी जो है तो आगे आते हैं और उनका क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य था विवाह की न्यूनतम, कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु को फिक्स कराना। उन्होंने 1884 में एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, एक अपना ड्राफ्ट प्रकाशित किया नियम कानून का, जिसमें उन्होंने कन्याओं की विवाह की उम्र को 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इसे ही मालावारी प्रस्ताव कहा गया। उन्होंने क्या किया? 12 वर्ष रखा कि भाई 12 साल से छोटी उम्र की बालिकाओं का विवाह नहीं होना चाहिए, और इसे ही मालावारी प्रस्ताव आपके कहा गया। और 1891 में वायसराय की परिषद में इन्होंने प्रस्ताव रखा और ये जो है तो आपका पारित हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर शारदा एक्ट। हम अगला क्या बात करेंगे यहाँ पर? आपके शारदा एक्ट की बात करेंगे। 1929 में जो आपका एक्ट आता है, तो शारदा एक्ट आपका कौन लाता है? हरिविलास शारदा एक व्यक्ति होते, अजमेर के निवासी होते हैं, हरिविलास शारदा, उनके द्वारा आपका एक्ट पारित कराया जाता है। और इसमें जो है तो विवाह की उम्र बालकों की 18 वर्ष और कन्याओं की 14 वर्ष से कम नहीं होगी, ये कहा जाता है। तो शारदा एक्ट में कितनी एज फिक्स की गई? लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। फिर ये हम लोगों ने ऊपर हिंदुओं से संबंधित सुधार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो अलीगढ़ आंदोलन यहाँ पर सबसे पहले आता है। इसके प्रवर्तक या इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है सर सैयद अहमद खां। किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने इसको शुरू किया था। और उन्होंने कहा था कि भैया जो कुरान है इनकी पुस्तक, वो कहीं पर भी उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण न करें, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित चीजों को ना जाने, ये कहीं पर नहीं लिखा है। तो इन्होंने ये बात अपने इसमें कही थी। इन्होंने बताया कि कुरान में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। कुल मिलाकर ये पश्चिमी संस्कृति के समर्थक थे। फिर इसके बाद सैयद अहमद खां के बारे में यहाँ पर इनके जन्म उनके बारे में दिया गया है, कोई जरूरी बात नहीं है। फिर इनके बारे में ये भी पॉइंट आपके लिए आवश्यक नहीं है और ये भी नहीं है। आपका पॉइंट है यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है 1864 का। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। क्या नाम था इसका? साइंटिफिक सोसाइटी। और इसका कार्यालय इन्होंने अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? गाजीपुर में शुरू किया था और बाद में अलीगढ़ ले जाते हैं इसको। ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है, इसका काम होता था अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करना। इसका कार्य क्या होता था? अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1878 में आपका कॉलेज बनता है। और बाद में यही आपका जो आज AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, वो इसी कॉलेज का परिवर्तित रूप है। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका बन जाता है। इसके अलावा इन्होंने दो और संगठन बनाए थे 1886 में, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा इन्होंने जो आपका संगठन बनाया था उसका नाम था इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में बनाया था। इनकी जो है तो बाद में मृत्यु हो जाती है 1898 में अलीगढ़ में। ये जो भी इनके प्रमुख विचार थे उनका प्रकाशन या उन किस पत्रिका के द्वारा करते थे, तो उसका नाम था तहजीब उल अखलाक। उनकी पत्रिका का नाम याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खां की पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक। इसके बाद है आपका देवबंद आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? देवबंद आंदोलन। ये इसके बारे में देखें तो इसके प्रवर्तक हैं आपके मोहम्मद कासिम नानौतवी और एक और हैं रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों लोगों ने इसको शुरू किया था। इन्होंने देवबंद में सहारनपुर जो जिला है उसमें देवबंद जगह है, एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित करना, यानी कि मौलवी इस तरह के लोगों को बनाना इन्होंने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः आपके वर्जित थी, यानी कि यहाँ पर पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति को यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता था। ये आंदोलन पूरे तरीके से जो है तो ऊपर अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत में चल रहा था। बस इसके बारे में इतना ही जानने लायक है, बाकी ये सब पॉइंट किसी काम के नहीं है। इसके बाद है आपका अहमदिया आंदोलन। इसके प्रवर्तक हैं आपके मिर्जा गुलाम अहमद। इसके प्रवर्तक कौन है आपके? तो मिर्जा गुलाम अहमद प्रवर्तक हैं।
और इन्होंने कादियान, पंजाब के कादियान में इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसे कभी कभी कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। कहां पर किया था? कादियान में। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया था। किसमें किया था? बहरीन ए अहमदिया में किया था। फिर इसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद घोषित किया, अर्थात मसीहा घोषित किया था। इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़े और इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार बताया। तो आपको याद रखना है, मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को कृष्ण का अवतार यहां पर बताया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर के। तो सबसे पहला है यहाँ पर आपके स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। और बहुजन समाज की यहाँ पर स्थापना की बात करें तो मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव के द्वारा इन लोगों ने मिलकर के किया, जिसका काम था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, है ना। ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी इनका संगठन था। अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके आईएमपी है, सत्य शोधक समाज की स्थापना यहां पर आपके किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा आपके की गई थी 1973 में। ज्योतिबा राव फूले की एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है क्या? गुलामगिरी। क्या? बढ़िया से लिख देता हूं, गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है। किसकी है? तो ये आपके ज्योतिबा राव फूले की है। जो इनका ये सत्यशोधक समाज था वो पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है 1843 के एक्ट ने भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी यहाँ पर बना दिया था। कब का? 1843 का एक्ट आया था। ठीक, लॉर्ड एलन वरू को गुलामी की दास्ता खत्म करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। ये कथन था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने कहा था कि भैया कितना भी बाहरी लोगों का शासन कितना भी अच्छा हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे खुद के शासन से कभी वो अच्छा नहीं हो सकता। कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का, आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है देव समाज की स्थापना। इसकी स्थापना शिव नारायण शास्त्री के द्वारा अग्निहोत्री, किसके? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है। इन्होंने 1887 में इसकी स्थापना लाहौर में की थी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट यहाँ पर है, अगला टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है गवर्नर जनरल का। किसका टॉपिक है अगला? गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी आपके महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में कभी कभी इनसे प्रश्न जो है तो पूछ लिया जाता है। 2023 में एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। किसको पढ़ेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को। इसके 2 कार्यकाल होते हैं, 17 आपके 57 to 60, 1765 to 67। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, तो आपको इसलिए इसको याद रखना है पहले गवर्नर के रूप में। कहां का था ये? आपके बंगाल का था। इसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 1765 में बंगाल में द्वैत शासन इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला पॉइंट है 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा क्षेत्र से बाहर सेवा देंगे। पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आपका अगला नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग का। तो वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहला काम करता है जो क्लाइव ने आपके शुरू किया था द्वैत शासन पश्चिम बंगाल में, उसको बंगाल में खत्म कर देता है। ठीक, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर क्या करता है? स्थापना करता है। तो आपको याद रखना है द्वैत शासन हटाने के लिए इसको। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग को आप लोग याद रखेंगे कि 1773 के एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग ने ये पॉइंट आपके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर एक पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कोलकाता के सभी लोग आते थे। तो ये काम हुआ था किसके समय पे? वॉरेन हेस्टिंग के समय पे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट आपका बनाया गया था। फिर यहाँ पर आपका कोई पॉइंट याद करने लायक नहीं है, कोई आपके लिए आवश्यक नहीं है। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे के हैं जो आप याद कर सकते हैं। तो हालांकि इनसे डायरेक्ट गवर्नर जनरल से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इन टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टॉप पॉइंट है आपका
कि इसके समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो प्रश्न होगा कि जोनाथन डंकन के द्वारा जो है तो कहां पर विद्यालय स्थापित किया गया था, या फिर होगा कि संस्कृत विद्यालय बनारस में किसने स्थापित किया था, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद रखना है आपको, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है यहीं पर कि 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना आपके की गई थी। ठीक, इसके बाद अगला यहां पर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसके बारे में भी 2-4 पॉइंट याद करने लायक है। तो इसका सबसे पहला यहां पर पॉइंट हमें याद रखना है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो तो इसने प्रस्तुत किया था, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता था। क्या कॉर्नवालिस कोड कहा जाता था? उसका मतलब है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। तो आपको शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कॉर्नवालिस ने दिया, याद रखना है। फिर यहां पर है कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों के न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष बचते हैं। यानी कि क्या करता है, आपका न्यायिक एवं फौजदारी शक्ति वापस ले लेता है, सिर्फ उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का काम रह जाता है। फिर यहां पर आपका कोई पॉइंट याद करने लायक नहीं है। आगे यहां पर चले तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि कॉर्नवालिस को आपके नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किससे माना जाता है? कॉर्नवालिस को आपके माना जाता है। और फिर यहां पर ये पॉइंट फिर से कोई आवश्यक नहीं है, यहां पर आपके सीधा हमें यहां पर जो है तो आगे चलना है और इस पॉइंट को पढ़ेंगे। 1793 तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू की थी। ठीक, यहां पर इसने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कहां पर किया था? तो इसके द्वारा बंगाल एवं बिहार में की गई थी। फिर इसके बाद आपका नाम आता है सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर के बारे में एक ही पॉइंट आपको याद रखने लायक है, वो है इनकी अहस्तक्षेप की नीति। तो यह अपनी अहस्तक्षेप की नीति के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। इन्होंने कभी भी जो तो किसी भी प्रिंसली स्टेट या राज्य के आंतरिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, सिर्फ अवध में एक बार किया था। इसके बाद अगला है आपका लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि सहायक संधि का इसको जो है तो जनक माना जाता है। किसका जनक मानते हैं? सहायक संधि का जनक मानते हैं किसे? तो आपके वेलेस्ली को मानते हैं। और इसका जो सहायक संधि में क्या करते थे लोग कि इसके तहत कंपनी एक सहायक सेना रखती थी। कहां? राज्यों में। जिनके साथ सहायक संधि करते थे उन राज्यों में रखते थे, एवं संबंधित राज्य एक विशिष्ट रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। यहाँ पर एक सेना रखती थी ब्रिटिश कंपनी और एक रेजिमेंट को नियुक्त करती थी, और इन सब का खर्च कौन देता था? राज्य देता था। अगर वो नहीं दे पाता तो वो राज्य ब्रिटिश सरकार का हो जाता था। इस तरीके की चीजें जो थी इसके साथ करने वाली इसने किया। अगला पॉइंट इसमें याद करने वाला है, पहला राज्य हैदराबाद होता है सहायक संधि करने वाला। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद है यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो इसके द्वारा एक काम और किया जाता है, जो कि यहाँ पर है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए के युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जो लोग सिविल सर्विसेज में भर्ती होते थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसे बंगाल के टाइगर के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध था। ठीक, इतनी सारी चीजें थी आपके वेलेस्ली के बारे में। फिर कॉर्नवालिस का यहाँ पर दूसरा कार्यकाल था, उसमें कुछ इसने नहीं किया। फिर आपका नाम आता है यहाँ पर आपके सर जॉर्ज बार्लो की। तो सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे आपके लॉर्ड मिंटो। किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड मिंटो को। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कोई महत्वपूर्ण चीज आपके नहीं हमें दिखाई देती जो याद करने लायक हो। ठीक, फिर उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग को। किसको पढ़ने वाले हैं? लॉर्ड हेस्टिंग को। तो इसके लिए पहला पॉइंट जो है इसका कि इसने अहस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में जो है तो एक राजनीतिक एकता लाने का प्रयास करता है। ठीक, इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। इसके समय में पिंडारियों का दमन किया जाता है। तो किसके समय किया जाता है पिंडारियों का दमन? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर जो है तो किया जाता है। और फिर ये पॉइंट इसके बारे में याद करने लायक है कि इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में प्रारंभ की गई थी। और किसने किया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। बाकी इसके साथ दो संधियां हैं इसके समय पे, जैसे 1870 में सिंधिया के साथ
तथा 1881 में होलकरों के साथ इसने संधि की थी। तो ये तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की, भारत की, तब भी वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद अगला नाम आता है आपके लॉर्ड एमहर्स्ट का। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें पढ़ने को हो या इंपोर्टेंट हो पेपर की दृष्टि से। इसके बाद अगला इंपोर्टेंट आता है आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक। कौन आता है? विलियम वेंटिक। इसका नाम होता है विलियम कैवेंडिश वेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। क्या? भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। 1883 में एक अधिनियम आता है या एक एक्ट आता है जिसके तहत विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो आपको याद रखना है विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। इसने क्या किया था कि कार्नवालिस के द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालय और दौरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया था। उसने जो प्रांत में और जो दौरा न्यायालय होते थे, अस्थायी जिनको बोलते थे, उनको इसने समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक, इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गई थी। कोई पॉइंट याद रखने लायक नहीं, पहला पॉइंट आप याद रख सकते हैं, प्रांतीय न्यायालय और दौरा न्यायालय को इसने समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद जो है तो ये पॉइंट हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में सती प्रथा समाप्त करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, जो कि प्रशंसनीय कार्य है। कब करता है? तो धारा 17 के तहत ये 1829 दिसंबर 1829 में करने का काम किया जाता है इसके द्वारा। इसके द्वारा एक और काम किया जाता है, ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। किसका? ठगी प्रथा का अंत। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में इसने ठगी प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। देश में जो बहुत बड़ी एक समस्या थी उसको अंत करने का काम इसके द्वारा किया गया था, वेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक, और किसको नियुक्त किया था? कर्नल स्लीमैन को इसने नियुक्त किया था। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये क्या होता है, आपका गवर्नर जनरल बनता है भारत का। तो किस एक्ट के तहत बनता है? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर एक पॉइंट है कि 1835 में मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा क्या? और शिक्षा का माध्यम तथा उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम यहां पर अंग्रेजी निश्चित की जाती है। कौन सी भाषा बनाई जाती है आपके इसके समय पे? अंग्रेजी बनाई जाती है। और कौन सुझाव देता है? तो उसका नाम होता है आपके मैकाले, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी जाती है। अगला नाम है यहाँ पे आपके चार्ल्स मेटकाफ का। तो इसके बारे में एक ही पॉइंट है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने समाचार पत्रों पे जो सेंसरशिप लगाए गए थे उनको समाप्त करता है। फिर आपका अगला नाम यहाँ पर आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में दो पॉइंट हैं आपको याद रखने के लिए। इसने एक काम किया था यहाँ पर आपके छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम किया था, स्कॉलरशिप। और दूसरा काम किया था इसने कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का जो माध्यम है वो प्रादेशिक भाषा में रखा था। इसने किस में रखा था? प्रादेशिक भाषा में, यानी कि जिस भी प्रदेश में शिक्षा दी जाएगी वहां की जो स्थानीय भाषा होगी उसमें उसको शिक्षा मिलेगी। इसके बाद यहां पर आगे है पॉइंट, ये कोई आपको पॉइंट याद करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है क्योंकि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है नाम आपका लॉर्ड एलनबरो का। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो कोई भी पॉइंट हमें फिर से दिखाई नहीं देता जो पेपर में आ सके। फिर है आपका लॉर्ड हार्डिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग की बात करें यहाँ पर तो इसने एक काम किया था, वो था खोंड जनजाति में जो नर बलि की प्रथा प्रचलित थी उसको समाप्त करने का काम इसके द्वारा किया गया था। फिर आपका अगला यहाँ पर आता है लॉर्ड डलहौजी। कौन? डलहौजी आता है। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक जो है तो विस्तार हुआ और लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के लिए जाना जाता था। इसने हड़प नीति जो है तो उसके तहत कई सारे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। तो इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इसका व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इसका महत्वपूर्ण जो है तो नीति थी जिसके तहत ये सभी राज्यों को अपने यहाँ मिलाया, उनको कुछ शर्तों के आधार पर। तो ऊपर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है हड़प नीति वाला इसका। फिर ये वो शर्तें हैं जो राजा अगर पूरी नहीं करते तो उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो प्री के लिए आपको ये शर्तें याद करना आवश्यक नहीं है। हम लोग यहाँ पर बस इतना देखेंगे कि हड़प नीति के तहत पहला राज्य कौन सा मिलाया था इसने, तो वो आपका पहला होता है 1848 में सतारा। क्या? सतारा को पहले मिलाता है। फिर उसके बाद 1849 को जैतपुर एवं संभल, फिर 1850 में बघात जो है इसके द्वारा मिलाया जाता है। ठीक, तो इतने इन तीन को आपको याद रखना है, प्रारंभिक तीन।
और फिर कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कुप्रशासन के आरोप में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है, तो हमें याद रखना है अवध का। वो आपका क्षेत्र होता है अवध का, जिसे कुप्रशासन का आरोप लगा करके यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है, और वो क्षेत्र है आपका अवध। फिर यहां पर इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में सब ये तो हम लोगों ने देख लिया। सतारा आपका है, जैतपुर संभल है, बघात है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध। तो इसमें आपको अवध, झांसी और ऊपर के जो 3 हैं उनको याद रखना है, बाकी और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर है इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो इसके द्वारा रेलवे के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया गया। इसी के समय पहली बार महाराष्ट्र में 1853 में मुंबई टू थाने पहली हमारे यहाँ की रेलवे लाइन बिछाई जाती है और उस पर रेल चलाई जाती है। इसके अलावा इसने डाक टिकट का प्रचलन किया था। इसके अलावा इसने क्या किया था, डाक टिकट प्रचलित किया था और पहली बार इसके द्वारा यह काम किया गया। इसने 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसमें तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल, मद्रास और इनकी जो भी मुंबई, बंबई, उन प्रेसिडेंसियों में डाक की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशकों की जो है तो इसने नियुक्ति की। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD जो होता है आपका पब्लिक वेलफेयर जो डिपार्टमेंट, जो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें रोड, नाली, सड़क, इस तरह की सारी चीजें बनाने का काम करता है, उसकी शुरुआत किसने किया था, तो डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो आपको याद रखना है सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। 1854 में इसने लोक सेवा विभाग भी बनाया था। क्या, लोक सेवा विभाग भी इसके द्वारा बनाया गया था। इसी के समय आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि ICS की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होती हैं। ये क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं आपकी, है ना। तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं किसके समय शुरू होती हैं, डलहौजी के समय शुरू होती हैं। और इसके समय आपके 1855 में संथाल विद्रोह होता है। ये पॉइंट याद रखने लायक नहीं है, लेकिन ऊपर मैंने जो रेलवे बताया, जो डाक टिकट बताया और जो आपको यहाँ पर ICS की परीक्षा बताई, ये याद रखने लायक पॉइंट है। फिर आपका आता है कैनिंग का समय, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसरॉय होता है। तो आपको कैनिंग को याद रखना है, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसरॉय होते हैं। 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद जब 1858 का एक्ट आता है, उसके तहत भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके किसके हाथों में चला जाता है, तो वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। और अब गवर्नर जनरल का नाम बदल करके यहां पर आपका कर दिया जाता है वायसरॉय। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि यहां पर MPPSC में आपसे कई बार इसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों को पूछा जाता है और हम लोग सिर्फ जरूरी वालों को यहां पर पढ़ेंगे, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कब हुआ था आपका, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ। कहां हुआ था, तो ये अधिवेशन आपका बंबई में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज देखें तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद यहां पर आपका 1886 में इसकी दूसरी बैठक होती है। क्या, 1886 में इसकी दूसरी बैठक होती है और कहां पर होती है, तो कोलकाता में होती है। कहां पर होती है, कोलकाता में होती है। और कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी इसके आपके अध्यक्ष होते हैं। इसमें आपको यह पॉइंट याद रखने लायक है कि दादा भाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति होते हैं जो कि इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो पहले पारसी व्यक्ति आपके 1886 में अध्यक्ष बनते हैं और ये आपका जो अधिवेशन है वो कहां होता है, कोलकाता में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यहां पर कोई और महत्वपूर्ण चीजें नहीं है ना, वो याद करने लायक नहीं है डिफरेंस से रिलेटेड। फिर इसके बाद यहां पर आपका अगली जो बैठक है, अगला जो आपका अधिवेशन है 1887 में होता है। कब होता है, 1887 में। कहां पर होता है, तो ये आपके मद्रास में होता है। इसमें अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये पहले मुस्लिम होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, तो तीसरे अधिवेशन में मद्रास में। इसमें अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, तो इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस अधिवेशन में सब्जेक्ट्स यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया था। किसका, सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद अब हमारा अगला यहाँ पर अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन
आपका 1888 में, है ना, 1888 में, यानी कि 1888 में। और ये कहाँ होता है? तो आपके इलाहाबाद में ये अधिवेशन आपका आयोजित होता है और इसमें जॉर्ज यूले आपके अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनता है? जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनते हैं। इनके बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज व्यक्ति होते हैं या पहला यूरोपीय व्यक्ति होता है जो इसका अध्यक्ष आपका बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ पॉइंट, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने लायक हैं। एक है आपका कि यह पहला अवसर था जब कोई यूरोपीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। दूसरा था यहाँ पर आपके कि इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहें का फरमान शेख रजा हुसैन के द्वारा पारित किया गया था कि भाई मुसलमान कांग्रेस के साथ रहेंगे। इस अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 में, हमने बताया था अभी आपको, कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला आता है यहाँ पर 1898 का मद्रास का आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। कोई जरूरत नहीं आपको याद करने की। 1906 आता है आपका अगला अधिवेशन, 1906 इसको याद करना है। ये आपका कोलकाता में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। और इसमें विशेष बात यह होती है कि इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या? पहली बार 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। तो 1906 का अधिवेशन हमें याद रखना है स्वराज शब्द के प्रयोग के लिए। फिर इसके बाद अगला आपका अधिवेशन है और 1907 का, और यह अधिवेशन आपके सूरत में होता है। 1907 का आपका अधिवेशन है और यह अधिवेशन आपका सूरत में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस 2 गुटों में आपके बट जाती है, नरम दल और गरम दल में। फिर उसके बाद यहां पर 1911 की बात आती है कोलकाता में। तो 1911 का कहां होता है? कोलकाता में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण दत्त। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जन गण मन का पहली बार गायन किया जाता है। कब किया जाता है? 1911 में इसका गायन किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण दत्त। और ये कहां पर होता है आपके? तो ये कोलकाता में आपका आयोजित रहता है। इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण है 1916 का। 1916 का अधिवेशन आपको याद रखना है। ये आपका होता है लखनऊ में और इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें आपकी कांग्रेस, नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। एक साथ में अलग हुए थे, फिर यहां पर जाकर के एक साथ आ जाते हैं। फिर आपका अगला है 1917 का। अगला कौन सा है आपका? 1917 का है और इसका अधिवेशन कोलकाता में होता है। कहां पर होता है? कोलकाता में होता है। और इसमें अध्यक्ष बनती हैं आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। पहली कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनती हैं, हालांकि ये पहली विदेशी महिला होती है ना। तो आपको एनी बेसेंट को याद रखना है। कब हुआ था ये अधिवेशन? तो आपका अधिवेशन 1917 में, और हुआ कहां पे था? कोलकाता में। फिर इसके बाद है आपका 1922 का गया अधिवेशन। अध्यक्ष है इसमें CR दास। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके नहीं रहता है, ठीक। ये पेज आपका जो है तो दोबारा आ गया है ना, कॉपी हो गया। अगले पेज से नया पेज आएगा, ये यहां से, ठीक। हाँ, तो अगला हमारा जो अधिवेशन है 1923 का, वो पेज आपका रिपीट हो गया था ना। 1924 का यहाँ पर आपका अधिवेशन आता है और ये आपका बेलगांव में होता है। इसमें गांधी जी आपके अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनता है? गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। और एकमात्र अधिवेशन होता है जिसमें गांधी अध्यक्ष बनते हैं। ये कर्नाटक में आपका अधिवेशन आयोजित किया जाता है। बाकी इसमें कोई भी ऐसी पॉइंट आपको याद करने लायक नहीं है। फिर उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण आपका अधिवेशन कानपुर का 1925। 1925 में आपके कानपुर में अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। तो आपको याद रखना है इसमें विशेष रूप से कि पहला अधिवेशन जिसमें कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है उसका नाम है सरोजिनी नायडू। फिर उसके बाद आपका है 1928 का अधिवेशन और ये कहां होता है? कोलकाता में। और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। और अगर हम इसमें बात करें कि कोई महत्वपूर्ण चीज की क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद करने के लिए नहीं है इसमें कुछ भी। फिर सबसे जरूरी आपका यहां पर आता है 1929 का अधिवेशन। हाँ, ये रहा 1929 का अधिवेशन और होता कहां पर है? आपके लाहौर में। और इसके अध्यक्ष होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन इसका अध्यक्ष होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, या आपका यहां पर पारित हुआ था, पास किया था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव।
जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस का जो विधान यानी कि संविधान है उसकी धारा 1 में स्वराज शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा आपका पूर्ण स्वाधीनता। क्या? पूर्ण स्वाधीनता होगा। तो 26 जनवरी 1930 को आपका ये प्रस्ताव पारित होता है। इसी के उपलक्ष्य में आज के समय में हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो स्वराज आपको याद रखना है, स्वराज विधेयक कब पारित हुआ था? 1929 का आपका अधिवेशन होता है जो कि लाहौर में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद यहां पर कोई अधिवेशन नहीं होता 1930 में। फिर आ जाता है आपका 1934 का अधिवेशन और ये कहां पर होता है? बंबई में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया था। तो 1934 में गांधी जी क्या करते हैं? इस्तीफा देकर के थोड़ी देर के लिए संन्यास लेते हैं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इन्होंने थोड़ा संन्यास लिया था। तो वही टाइम पीरियड था जब इन्होंने लिया। फिर उसके बाद आपका आता है 1939 का, जिसका अधिवेशन आपके त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था। इसको त्रिपुरी संकट के रूप में भी जानते हैं। यहां पर गांधी जी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट स्वरूप खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और बाद में हालांकि जब देखते हैं कि चीजें सही नहीं चल रही हैं, गांधी जी नाराज है, तो वो इस्तीफा दे देते हैं और बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो आपको 1939 का याद रखना है, त्रिपुरी का। फिर उसके बाद 1948 का आता है। ये आपका कहां होता है? जयपुर में होता है, भारत की आजादी के जस्ट बाद। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। इस अधिवेशन का अभिभाषण गोकुल भट्ट द्वारा पढ़ा गया। इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत से जो है तो पूरा अधिवेशन की शुरुआत होती है। तो ये रहे आपके कांग्रेस के अधिवेशन से जरूरी जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अपने प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन को यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन देखिए 1897 में महाराष्ट्र। तो शुरू कहां से होता है? सबसे पहले शुरू होता है आपका महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन आपके यहां पर शुरू किया जाता है। ठीक, तो पहला यहां पर आपका होता है व्यायाम मंडल। क्या? व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1897 में दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर यानी कि दामोदर बंधु द्वारा, चापेकर बंधुओं के द्वारा की जाती है। और इसका उद्देश्य राजनीतिक होता है, विशुद्ध राजनीतिक होता है। इनके द्वारा आपके रैंड और आर्यस्ट की हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर ये लोग हत्या कर देते हैं। फिर इनको जो है तो फांसी की सजा हो जाती है। तो बस आपको याद रखना है कि व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं ने किया था। फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका अभिनव भारत, है ना। 1999 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? बीडी सावरकर ने किया था। तो सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य भी बने। इन्होंने स्थापित किया और सदस्य भी बने। 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। तो ये पॉइंट याद रखना है कि बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना नासिक में 1904 में की थी। इसके अलावा इसकी और जगह पे शाखाएं खोली गई। बाकी इसमें आपको कुछ भी पढ़ने लायक या याद करने लायक नहीं, बस हमें इतना याद रखना है कि अभिनव भारत की स्थापना किस द्वारा की गई है। और इनके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है और इनको आजीवन कारावास दिया जाता है। फिर इसके बाद आपके बंगाल का नंबर आता है। अभी हमने महाराष्ट्र पढ़ा, बंगाल की बात करते हैं यहाँ पर। तो बंगाल में भी आपकी कई सारी क्रांतिकारी समितियां बनी, जिसमें आपकी एक थी अनुशीलन समिति, एक थी आपकी क्या? अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना प्रमथनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र ने किया था। किसने किया था? प्रमथनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र ने किया था। ठीक, कब किया था? तो 1903 में कोलकाता में। ठीक, और इसके प्रमथनाथ मित्र उपाध्यक्ष और इसके अध्यक्ष बनते हैं प्रमथनाथ मित्र और उपाध्यक्ष बनते हैं आपके अरविंद घोष और चित्तरंजन दास। ठीक, इसके द्वारा यहाँ पर अनुशीलन समिति की बात करें तो इसमें एक गुट था जिसको बरिंद्र गुट के नाम से जानते थे, क्योंकि बरिंद्रनाथ भी इसके सदस्य थे। तो बरिंद्रनाथ गुट ने एक अखबार निकाला जिसका नाम था आपके युगांतर। तो आपको युगांतर पत्र का नाम याद रखना है। किसने निकाला था? बरिंद्रनाथ ने निकाला था ये अखबार। बाद में इस पर रोक लगा दी जाती है आपके। और इसी क्रम में 13 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोगों ने मिलकर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने
के लिए उस पर बम फेंका, लेकिन जिस गाड़ी पर बम गिरा उस पर कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री बैठी थी, यानी कि दूसरे को इन्होंने हत्या कर दी। फिर खुदीराम बोस और दोनों लोगों को, प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा होती। खुदीराम बोस पहले व्यक्ति होते हैं जो क्रांतिकारी के रूप में फांसी पर चढ़ते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं पंजाब एवं दिल्ली की यहां पर बात आती है। क्या? उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, यहां पर आपकी एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है भारत माता समिति। इसकी स्थापना या इसके प्रणेता जतेंद्र मोहन चटर्जी होते हैं। कौन होते हैं? जतेंद्र मोहन चटर्जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, समिति की स्थापना करते हैं। इसके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद, मास्टर अमीरचंद जैसे लोग इसमें जुड़े होते हैं। और अजीत सिंह ने मुहिबाने वतन नामक अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था यहां पर बनाई थी। और फिर उसके बाद इसके बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें याद करने लायक नहीं है। यहां पर फिर आपका अगला पॉइंट एक आता है, बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास, रास बिहारी बोस और मास्टर अमीरचंद के साथ, है ना, ये सारे बंगाल के क्रांतिकारी होते हैं। इन लोगों के द्वारा, तो उसमें से दो लोग होते हैं बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। ये लोग क्या करते हैं कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है तो इस पे जो बम गिरा वो इनसे दूर गिरा और हार्डिंग जो है तो बच गया। फिर इनको जो है तो आपके फांसी की सजा हुई। किसको? बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास को। तो आपको याद रखना है, हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास ने किया था, जो कि अनुशीलन समिति से, भारत माता समिति से जुड़े हुए थे, सॉरी। फिर इसके बाद है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें, सबसे आपका नंबर आता है यहाँ पर आपके इंग्लैंड का। सबसे पहला नंबर कहां आता है? इंग्लैंड का। और यहां पर होते हैं हमारे देश के श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में यहां पर इंडिया क्या बनाते हैं? इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। क्या? इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और हमारे यहां से जो भी क्रांतिकारी जाते हैं वहां पर उनको रहने की व्यवस्था करते हैं, उनको यहां पर रखते हैं, एक हॉस्टल के रूप में रहता है। इन्होंने अपना एक पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो आपको इंडियन होम रूल लीग याद रखना है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट याद रखना है, जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा यहां पर निकाला गया अखबार था और स्थापित की एक संस्था थी। इन्होंने इसमें बताया कि इसका उद्देश्य क्या है? स्वराज प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे आपके? मैंने बताया श्यामजी कृष्ण वर्मा। और उपाध्यक्ष कौन थे आपके? अब्दुल्ला सुहरावर्दी। ठीक, इसके बाद आगे पॉइंट है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। तो आपको याद रखना है, मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? करजन वायली की हत्या कर दी थी। इसके बाद जो है तो इनके इंडिया हाउस, जो इनका हॉस्टल था, उस पर जांच बैठ जाती है। और जब जांच होने लगती है तो वहां से भाग करके पेरिस जाते हैं। और पेरिस में इनकी एक दोस्त रहती है जिनका नाम होता है मैडम वी काजी कामा। तो पेरिस में उन्हीं के पास जो है तो ये व्यक्ति जाते हैं और फिर वहां पर वो कुछ समय तक रहते हैं। मैडम वीकाजी कामा के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, इन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में भारत का पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। तो 1907 में स्टुअर्टगार्ड में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी में भाग लिया। यहां पर इन्होंने भारत के ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया। यहां पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। क्या? राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग यहां पर हरा और आपका पीला लाल था। फिर अमेरिका की बात आती है। अमेरिका में एक संगठन होता है हमारा, आपका गदर आंदोलन बनाया जाता है। गदर आंदोलन के नाम से एक संगठन बनता है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। कौन करता है इसकी स्थापना? तो लाला हरदयाल के द्वारा। और कहां की जाती है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में की जाती है। अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये गदर नामक एक पत्रिका निकालते हैं, जो कि उर्दू एवं गुरमुखी में प्रकाशित होती है और बाद में हिंदी एवं अंग्रेजी में भी आपकी प्रकाशित हुई। इसके बाद तोशा मारू कांड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कामागाटो मारू कांड जो है, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि आपके गुरदत्त सिंह नाम के एक पंजाबी व्यक्ति होते हैं, वो आपका जापान से एक जहाज किराए पर लेते हैं जिसका नाम होता है कामागाटा मारू। और हांगकांग से वो बहुत सारे 376 लोगों को लेकर के कनाडा जाते हैं। कहां जाते हैं? कनाडा जाते हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए। 376 लोगों को लेते हैं रोजगार दिलाने के लिए, जो है तो 1914 में। कब? 1914 में ये कनाडा जाते हैं। कनाडा के वैंकूवर में पहुंचते हैं। वहां पर इनको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता। फिर वे वहां पर महीने भर का इंतजार करते हैं कि भाई हमें प्रवेश मिले, लेकिन नहीं मिलता। वापस इंडिया लौटते हैं और जो कोलकाता पहुंचते हैं तो भारतीय ब्रिटिश सेना, भारत में जो ब्रिटिश सेना होती है और इनके बीच में झड़प हो जाती है, जिसमें लगभग 20 लोगों को जो है तो गोली मार दी जाती है और 200 से अधिक लोगों को यहाँ पर
गिरफ्तार कर लिया जाता है और गुरदत्त सिंह कैसे भी भागने में सफल होते हैं। तो इसी को आपको जो है तो कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। फिर इसके बाद आपकी अंतरिम सरकार की बात आती है। अंतरिम सरकार जो है तो आपके इसकी स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। और कहां पर? तो 1915 में काबुल में इन्होंने किया था। और इसके अध्यक्ष कहें या फिर हम कहें कि इसके राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वयं महेंद्र प्रताप सिंह थे तथा प्रधानमंत्री इन्होंने बरकतुल्ला को बनाया था। जर्मनी ने इस सरकार को जो है तो मान्यता दी थी। तो अंतरिम सरकार काबुल में किसने बनाया था? राजा महेंद्र प्रताप ने बनाया था। वो उसके राष्ट्रपति या अध्यक्ष थे और बरकतुल्ला उसके प्रधानमंत्री बने थे। फिर यहाँ पर आपका द्वितीय चरण का आंदोलन शुरू होता है। द्वितीय चरण के आंदोलन में सबसे पहला जो संगठन हमें देखने को मिलता है वो होता है आपका HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल करते हैं। कौन करता है? सचिंद्र सान्याल इसकी 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना करते हैं। इसके कई सारे जो है तो सदस्य होते हैं, जिसमें आपके चंद्रशेखर आजाद, आपके ये और कई सारे लोग इसमें आगे हमें नाम अभी पढ़ेंगे जिनका आपका बिस्मिल होते हैं। इसमें आपके अशफाकुल्ला खां होते हैं, इस तरह के राजेंद्र लाहिड़ी होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल ने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। 1928 में यहां से किसमें परिवर्तन आता है? 1928 में ये लोग फिरोज शाह कोटला में एक सम्मेलन करते हैं और उसमें अपना जो उद्देश्य होता है वो समाजवाद को बनाते हैं। फिर इन्होंने जो हिंदुस्तान, इनका जो रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है उसका नाम बदल करके ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HS आपके RA कर देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब करते हैं? 1928 में। और इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके चंद्रशेखर आजाद। ठीक। इसके बाद काकोरी कांड की घटना होती है। तो काकोरी कांड की घटना जो आपके सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग थे उन्हीं के द्वारा की जाती है। यहां पर क्या होता है कि एक ट्रेन होती है जिसका नाम होता है 8 डाउन ट्रेन, और वो आपके सहारनपुर में आती है और यहीं पर ये लोग जो है तो उसको रोक करके लूट का काम करते हैं। उसके समय जो सरकारी सामान होता है, खजाना होता है, उसको लूट लेते हैं और जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो इसमें कौन कौन आपके शामिल होते हैं? तो नाम है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ये गोरखपुर में इनको आपके होती, फैजाबाद में इनको, इलाहाबाद में इनको। और ये हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को। कब इन्होंने ट्रेन को लूटा था? तो 9 अगस्त 1925 को। आपको ये डेट याद रखनी है और इनके नाम याद रखने हैं। ठीक। और ये लोग किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये लोग जुड़े हुए थे आपके सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। फिर इसके बाद है आपके नौजवान भारत सभा। इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। और कब किया था? 1926 में। और इसका जो इन्होंने अध्यक्ष बनाया था रामकिशन को। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं आप लोग, इसका अध्यक्ष बनाया था रामकिशन को, इसके द्वारा बनाया गया था। फिर ये जो आपकी नौजवान भारत सभा है और सारे लोगों ने मिल करके सैंडर्स की हत्या का यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन बदले में एक गड़बड़ हो जाता है एक चीज। तो यहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठीचार्ज से घायल हुए और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। इनकी हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल नामक व्यक्ति, ये लोग मिल करके एस्कॉट नामक एक अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी रहता है, इसी के कहने पे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है तो इसके कहने इसको मारने का प्लान करते हैं, लेकिन गलती से इसका जो है तो मृत्यु हो जाती है सैंडर्स की। फिर इनके ऊपर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के ऊपर सैंडर्स केस का यहाँ पर क्या लगता है? मुकदमा लगता है और बाद में इनको इसी केस में फांसी होती है आपके। तो सैंडर्स केस 1928 में होता है आपका। 1915 में भारत आगमन के समय यहाँ की परिस्थितियां इनके अनुकूल थी। फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म वगैरह ये तो सब आप लोग जानते हैं, है ना, कि 2 अक्टूबर 69 को हुआ था। वो इनका मोहनदास इनके पिता थे, माता इनकी पुतलीबाई थी, और इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थी। या और इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कानून की शिक्षा प्राप्त करने ये लोग इंग्लैंड जाते हैं और बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आते हैं। और 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के
मुकदमे की पैरवी के लिए जो है तो क्या करते हैं, आप फिर से साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां से ही अपना जो है तो शुरू चीजें करते हैं। इनके जीवन में मैरिट्सबर्ग कांड जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इनको क्या होता है कि आपका ये एक बार डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे होते हैं, वहां पर इनको फर्स्ट क्लास की यात्रा से या डब्बे से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है और वो स्टेशन होता है मोरित्सबर्ग। यहीं पर इनको फर्स्ट क्लास के डब्बे से अंग्रेज बाहर निकाल देते हैं और इसका जो है तो इनका आत्मविश्वास ठेस पहुंचती है और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ ये जो तो हो जाते हैं। और तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में इनको हटाने का काम शुरू किया। इस क्रम में इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। और फिर इसके बाद इन्होंने दो और काम किए साउथ अफ्रीका में। इन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया और टॉल्स्टॉय आश्रम बनाए यहाँ पर, और एक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन सा पत्र था? इंडियन ओपिनियन। इनके द्वारा एक पत्र निकाला गया और यहाँ पर इन्होंने टॉल्स्टॉय और फिनिक्स नामक आश्रम भी आपके स्थापित किए। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देख लिया। मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको मैंने ना बताया। जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय बता दिया और इन्होंने जो है तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी यहीं पर आपके अफ्रीका में ही। इनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, हालांकि आगे हम सब पढ़ेंगे। फिर गांधी जी पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और इनका काम था जो जिन लोगों को चोट लग रही है, घायल हो रहे हैं, उनको ला करके उनकी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इससे अंग्रेज बहुत प्रसन्न हुए इनकी सेवा से, तो इन्हें कैसर हिंद की जो है तो उपाधि दी थी। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं और इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को इनके द्वारा बनाया जाता है और अपना आश्रम साबरमती में जो है तो ये स्थापित करते हैं। तो ये गांधी जी के द्वारा आपकी कुछ पुस्तकें, हिंद स्वराज गुजराती भाषा में है, नवजीवन पत्र दैनिक पत्र गुजराती और हिंदी में है, और यंग इंडिया पत्र आपका साप्ताहिक पत्र है, अंग्रेजी भाषा में है, और द स्टोरी आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपकी अंग्रेजी में इनकी आत्मकथा है। हर जीवन साप्ताहिक पत्र है अंग्रेजी व हिंदी में। गांधी जी के संबंध में कोई यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें जो इंपोर्टेंट नहीं है। फिर हम सीधा पढ़ेंगे गांधी जी का, यहाँ पर गांधी जी का चंपारण आंदोलन। ठीक, अप्रैल 1917 में होता है ये आपका आंदोलन यहां पर चलता है। मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि उन्हें भाई जो भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करवानी होगी। इससे किसान बहुत दुखी थे, उनको नील की खेती नहीं करनी थी और इसके लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। और ये बात गांधी जी पहुंचती है क्योंकि यहाँ के एक नेता होते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं और गांधी जी यहाँ पर जाते हैं और आंदोलन होता है और फिर जो है तो यहाँ 3 कठिया प्रथा समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये आंदोलन गांधी जी का सफल रहता है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि भाई 1917 में चंपारण में होता है, 3 कठिया प्रथा के लिए होता है। बुलाया किसने था? आपके राजकुमार शुक्ल ने। ठीक, और इनके साथियों का अगर आप चाहें तो एक बार ध्यान रख सकते हैं कि इनके साथी कौन कौन थे यहाँ पर। तो इनके साथी थे महादेव देसाई, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरूल हक, नरहरि पारिक, ये सभी लोग इनके साथ जो है तो जाते हैं। फिर इसके बाद है इनका अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। 1917-18 में अहमदाबाद में आपका प्लेग फैला हुआ था जिसमें अहमदाबाद के लगभग 10% लोग खत्म हो गए थे। तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर में काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे मिलों में काम करने वाले, उनको रोकने के लिए मिल मालिकों ने आपका प्लेग बोनस देने की बात कही थी और उनको प्लेग बोनस मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इनका प्लेग समाप्त होता है उसके बाद मिल मालिक बोलते हैं भैया अब हम बोनस नहीं देंगे। इसको लेकर के और आंदोलन होना शुरू होता है क्योंकि जो मिल में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनका ये कहना होता है कि भाई अभी जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, 1914 से 1919 तक चलता है और ये घटना 1918 की है, तब चल रहा था। तो उन्होंने कहा महंगाई बहुत बढ़ गई, हमें बोनस चाहिए तो चाहिए। और वो मिल मालिक बोल रहे थे भैया हम तो बोनस नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो और ये बोनस कितना मांग रहे थे? 50% मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं देंगे। फिर इसके लिए लेकर के आंदोलन होता है और फिर गांधी जी को जो है तो अहमदाबाद में बुलाया जाता है और गांधी जी किसी तरीके से मनाते मनाते 35% बोनस दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। कितना दिलवाते हैं? 35% का बोनस दिलवाते हैं क्योंकि जो मिल मजदूर थे वो 50% मांग रहे थे और मिल मालिक जो थे वो यहाँ पर 25% देने की बात कर रहे थे। दोनों के बीच में 35% गांधी जी ने दिलवाया और ये गांधी जी का सफल सत्याग्रह यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 का है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे किसान होते हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते क्योंकि उस साल अकाल पड़ जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूलती है। तो इसलिए
फिर यहाँ पर आंदोलन होता है और गांधी जी को फिर से बुलाया जाता है और ये आपके खेड़ा आंदोलन गुजरात फिर पहुंचते हैं 1918 में। और फिर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है और ये फैसला आता है कि भैया जिनके पास क्या है, जिनको नहीं है वो नहीं देंगे, जिनके पास है टैक्स देने के लिए वही देंगे। ये ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया। इस तरीके से यहाँ पर भी जो है तो आपके इनसे टैक्स नहीं लिया जाता और गांधी जी का ये भी आपका सत्याग्रह सफल होता है। गांधी जी के बारे में मुख्य तथ्यों की बात करें तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 1917 में चंपारण में दिया था। कहां पर दिया था? चंपारण में दिया था। गांधी जी अफ्रीका में जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ था। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। खुले कान और मुंह बंद करके इनको घूमने की सलाह किसने दिया था? तो इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको ये सलाह दी थी। गांधी जी 1903 में ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहां पर कब दिया था इन्होंने? 1903 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापित किया, यहीं पर इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में से सर्वाधिक जो है तो आपके प्रभावित होते हैं। फिर यहाँ पर आपका आता है रॉलेट एक्ट की बात आती है। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हमारे यहाँ एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट, और वो उसका काम होता है यहाँ पर क्रांतिकारियों के बारे में जानना कि कैसे इस टाइम पे क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में चल रही हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए रॉलेट एक्ट आपका भारत में आया था। और किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। कब आया था? तो 1900 आपके जो है तो 19 में पारित होता है ये आपका रॉलेट एक्ट। और इसमें जो तो एक कानून बनाया जाता है कि भैया जो भी लगेगा कि आतंकवाद क्रांतिकारी है उसको हम जब चाहेंगे तब गिरफ्तार कर लेंगे और उसको वकील दलील और इस तरह की सुनवाई का अवसर नहीं देंगे। तो इसका नाम क्या था? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। आपको इसका नाम ये याद रखना है। कभी इस नाम से आ जाए तो आप सोचेंगे रॉलेट एक्ट तो पढ़ा था, ये क्या आ गया? तो ये नाम याद रखना है। इसके विरोध में बहुत जगह आंदोलन आपके शुरू होते हैं और इसी के विरोध में आपके पंजाब में भी आंदोलन होता है। गांधी जी भी आंदोलन करते हैं। पंजाब में जब आंदोलन हो रहा होता है तो दो लोग होते हैं आपके, एक का नाम होता है यहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन और दूसरे का नाम होता है आपके सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम होता है आपके सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और गिरफ्तार करने के बाद जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो पंजाब में इनके गिरफ्तारी के विरोध में जो आंदोलन होने लगता है और इनके इसके लिए आपका जलियांवाला बाग होता है एक पंजाब में, वहां पर अमृतसर पंजाब में जलियांवाले बाग में एक सभा बुलाई जाती है जिसमें आपका इस रॉलेट एक्ट और इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जाना था। तो इसी समय क्या होता है कि जब यहाँ पर आपका सभा आयोजित की जाती है तो जनरल आर डायर नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, रोगिनाल्ड डायर। ये क्या करता है? फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दे देता है। इस घटनाकांड से लगभग 1500 लोग मारे गए और ऐसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 179, तो यानी कि 1500 लोग जो होते हैं यहाँ पर मारे जाते हैं। इसी को आपको क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये कब होती है? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना आपकी होती है। इस समय पंजाब का गवर्नर, पंजाब प्रांत का गवर्नर था जनरल ओ डायर। ठीक, आर डायर ने गोली चलवाई थी और वो था आपका यहाँ का प्रांत का गवर्नर ओ डायर। बाकी यहाँ पर कोई चीजें जरूरी नहीं है। और फिर 1940 में जो है तो आपका क्या करते हैं? ऊधम सिंह के द्वारा 1940 में गवर्नर माइकल ओ डायर को जाकर के वो गोली मारते हैं लंदन में। और ये जो सभा है हंसराज नामक एक व्यक्ति ने जो तो बुलाई होती है। ठीक, इतनी सारी चीजें यहाँ पर जो है तो जलियांवाले बाग के बारे में याद रखना है आपको। किसने गोली चलवाई, कब हुआ था, किसके विरोध में हुआ था, किस लिए ये सभा आयोजित की जा रही थी, इतना। और आपका एक पॉइंट और है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्या? हंटर कमेटी। 1919 में अध्यक्ष थे इसके जीसी हंटर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका अगला आंदोलन शुरू होता है खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन 1920-22 में। 1920 से 22 तक चलता है। हमारे यहाँ आपका असहयोग आंदोलन 1920 में जब 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और हर जगह जो है तो ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया जाने लगता है। शराब ठेके पर धरना दिया जाता है, उनके अंग्रेजी वस्त्रों को या ब्रिटिश के जो वस्त्र होते हैं उनको जलाया जाता है। शिक्षा, बहुत सारे लोग अपनी वकालत छोड़ देते हैं, स्कूल जाना लोग छोड़ देते हैं। यानी कि हर तरीके से जो है तो ये लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों का बहिष्कार करने का काम करते हैं। उनका यहाँ पर उनका असहयोग करने का काम भारतीयों के द्वारा किया जाता है।
और इसी को जो है तो हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसी में एक और आंदोलन चलता है, खिलाफत आंदोलन, क्योंकि पहला विश्व युद्ध जब आपका खत्म होता है 1919 में, और सीवर्स की संधि के द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किया जाना होता है, और खलीफा पूरी दुनिया में मुस्लिमों का सबसे बड़ा जो है तो प्रतिनिधि होते थे। तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने इसका विरोध करने का जो है तो सोचा, और इसीलिए उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। और खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया इन्होंने, तो उसके अध्यक्ष बनाए इन्होंने बंबई के सेठ छोटानी को अध्यक्ष बनाया। और बाद में इन्होंने 1919 में दिल्ली में तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कोलकाता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का अवसर समझा। उन्होंने सोचा कि भाई यही मौका है जब हिंदू मुसलमान एक साथ आ सकते हैं, हम असहयोग आंदोलन करेंगे, ये खिलाफत आंदोलन, दोनों को मिक्स करेंगे और हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के वजह से आपका 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग करके उसमें सम्मिलित होते हैं। तो कौन पहला व्यक्ति होता है, गांधी जी। असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने किया, वो साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, जी.एस. खरपड़े ने इस समय कांग्रेस छोड़ दिया। इन लोगों ने कांग्रेस को जो छोड़ दिया, और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ी। विधर्मियों के स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। इनमें गुजरात, बिहार, काशी विद्यापीठ, तिलक, इन सारे जगह पे जो तो हमारे यहाँ स्कूलें बनाई जाने लगी। जैसा कि मैंने कहा, असहयोग करना था तो उनके स्कूलों को त्यागना था और अपनी खुद की स्कूल बनाना था जहां पर लोग शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। जिस दिन शुरू हो रहा था उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है, और 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर आपके तिलक फंड बनाया जाता है। 1 करोड़ के आसपास उसमें जो तो पैसा इकट्ठा होता है आपका। और सबसे जरूरी पॉइंट है यहाँ पर जो याद करने लायक है आपके लिए, कि इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ने 17 नवंबर 1921 को बंबई में प्रवेश किया। उस दिन पूरे बंबई में हड़ताल की गई, यानी कि उनके आने का यहाँ पर विरोध किया गया। किसका, प्रिंस ऑफ वेल्स का। और इसी समय ये मध्य प्रदेश के रतलाम में भी आते हैं। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता की उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कोई जरूरी पॉइंट याद करने लायक नहीं है। 1921 तक गांधी जी के अतिरिक्त सभी कांग्रेस के नेता जेल में थे, यानी कि 1900 आपका जो 20 का असहयोग आंदोलन हो रहा था उसको रोकने के लिए सभी नेताओं को जेल भेज दिया गया था। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर वह 1 सप्ताह के अंदर लोगों का दमन यानी कि लोगों को मारना नहीं बंद करते तो हम जो है तो क्या करेंगे कि एक बहुत बड़ा जो तो आंदोलन यहां पर करने वाले हैं। अधिकारों को रिहा नहीं किया तो वे सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। कहां पर, बारदोली में। इससे पहले कि कोई जन आंदोलन होता, एक घटना हो जाती है, उस घटना का नाम होता है चौरा चौरी कांड। ये घटना आपके 5 फरवरी 1922 को होती। कब होती, 5 फरवरी 1922 को। और कहां पर होती है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है। एक जगह पर किसानों पर ब्रिटिश सरकार की पुलिस अधिकारियों द्वारा गोली चलाई जाती है और किसान गुस्सा हो जाते हैं और 22 लोगों को एक थाने में जो तो जला देते हैं। इससे जो तो आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन के रूप में बदल जाता है। और जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो गांधी जी इस आंदोलन को यहीं पर स्थगित कर देते हैं। कब, 12 फरवरी 1922 को। तो आपको याद रखना है ये शुरू कब होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड शुरू होता है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। और शुरू कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया था। 1928 के अंत तक इसकी संख्या बढ़कर के 32 से 54 हजार हो गई थी। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका 1930 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, 1930 में यह आंदोलन आपका होता है। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग सरकार के सामने जो है तो रखी, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसने ध्यान नहीं दिया, इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और 6 मार्च 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा जिसमें मांग न स्वीकृत किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी। उन्होंने कहा भैया अगर तुम बात नहीं सुनोगे हम आंदोलन करेंगे। और फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा या दांडी मार्च जो है तो इनके द्वारा शुरू किया जाता है। कब करते हैं, 12 मार्च 1930 को। कहां से, साबरमती आश्रम से। और जाएंगे कहां, ये समुद्र के किनारे एक जगह है जिसका नाम है दांडी। वहां पर जाकर के ये
5 अप्रैल को पहुंचेंगे। 6 अप्रैल को ही अपना जो तो नमक बना करके नमक कानून तोड़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और लेकिन इसी बीच गांधी जी को जो है तो यहाँ पर आगे, जब वो गांधी जी आगे पहुंच जाते हैं वहां पर अप्रैल में और नमक तोड़ते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, उसके बाद 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना जेल भेज दिया जाता है। अप्रैल जो है तो 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं और उसके 1 महीने बाद जस्ट 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में रखा जाता है। गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि वे धरासना गुजरात के नमक कार्यशाला में धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे। तो जब उन्होंने कहा था भैया मैं धरासना जाऊंगा, वहां पे आंदोलन करूंगा, तो पुलिस वालों ने उनको जो तो गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, तो जब ये भले गिरफ्तार हो गए लेकिन ये आंदोलन इनका अनवरत चलता रहा। अलग अलग जगह पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा, कहीं पर जंगल सत्याग्रह हुआ, कुछ न कुछ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी दिनों तक चला। तो 31 मई 1930 को गांधी जी के द्वारा आह्वान किए जाने पर आंदोलन को सरोजिनी नायडू, दोस्त इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी, इन सारे कार्यकर्ताओं ने एक साथ धरासना के नमक कार्यशाला में धावा बोला। इन पर पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज भी किया आपके। तो धरासना पर जो है तो अंततः लोग गए, वहां पे बहुत सारे लोग जो है तो उसमें गए और वहां पर धावा बोला। इन अमेरिकी पत्रकार यहाँ पर आपका बेब मिलर भी रहता है इनके साथ। तो इसने आंखों देखा जो तो वर्णन आपके करता है। जिस तरीके से धरासना पर पुलिस इन लोगों पे लाठीचार्ज करती है उसका वर्णन कौन करता है? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। जो आपका सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को आपके फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है तो आपका जो पश्चिमोत्तर प्रांत है हमारा, आज जो पाकिस्तान है, उस क्षेत्र में ये काम करते थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। इन्होंने अहिंसक आंदोलनकारियों के दल तैयार किया जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? खुदाई खिदमतगार के नाम से। खुदाई खिदमतगार के सदस्य जो है यहाँ पर आपके लाल रंग का क्या पहनते थे? वर्दी पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती संगठन जो है तो आपके कहा गया। और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसी क्रम में मणिपुर में भी यदुनाग, नागा जनजाति के यदुनाग ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। उसने जो है तो वहां पर आंदोलन किया, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उसकी बहन होती है गैडेनल्यू, तो वो गैडेनल्यू जो है उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? बहन गैडेनल्यू के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, उसको भी पुलिस जो है गिरफ्तार करती है। इस आंदोलन को जिया तरंग या जियार लंग के नाम से जाना जाता है। जिया तरंग आंदोलन या जियार लंग आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको यदुनाग और रानी गैडेनल्यू को याद रखना है। जब इसको गिरफ्तार किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होता है, फिर इनसे जवाहरलाल नेहरू मिलने जाते हैं और इसको रानी की उपाधि देते हैं। ये जो है तो छतरपुर में, मध्य प्रदेश में कई जगह जो है तो होता है। जैसे यहाँ पर आप अगला पॉइंट है, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चला और इन्होंने त्रिचिनापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक की यात्रा की। कहां से? त्रिचिनापल्ली टू वेदारण्यम की यात्रा की। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में भी आंदोलन जंगल सत्याग्रह के रूप में, हमारे यहाँ जैसे घोड़ा डोंगरी है, इस तरह के आंदोलन हुए थे, टूरिया जंगल सत्याग्रह, ये सभी उसी समय हुए थे। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने अभी आपको बताया था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया था और 78 अनुयायियों को लेकर के वो गुजरात में अहमदाबाद में जो है तो साबरमती आश्रम से चलते हैं। और वो आपके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यहाँ पर सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी जी कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो कौन नेता बनता है? अब्बास तैयब जी बनते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे जो थी, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है जो आपके पेपर में पूछी जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, है ना। पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है ये अभी प्री के लिए। दांडी मार्च जो है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई दांडी मार्च उन्होंने किया था। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 241 मील थी। 24 दिन का समय उनको जो तो लगा था। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को
बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जाता है ब्रिटेन की तरफ से। तो भारत के लोग इसका विरोध करते हैं। उसी समय पे एक प्रस्ताव आता है आपका अगस्त प्रस्ताव, उसका भी भारतीय विरोध करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में अपने आप को अलग दिखाने के लिए, हम उसमें शामिल नहीं है ये लोगों को बताने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि हम अगस्त प्रस्ताव से भी सहमत नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए और हमें युद्ध के बाद संविधान सभा नहीं चाहिए, हमें सब कुछ पहले चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे ये लोग, और अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग बताने के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था आपके यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी किसी एक व्यक्ति को चुनते थे, वो गांव में जाता था और सब लोगों को बताता था कि भैया हम ब्रिटेन की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है और हम अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने जिसको चुना उसका नाम था विनोबा भावे। उसका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले आपके सत्याग्रही बनते हैं। तो आपको याद रखना है पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे, और दूसरे बनते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। और ये आपका कब जो है तो शुरू होता है, तो 17 अक्टूबर 1940 को। कब शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से शुरू होता है? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें आपको याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। फिर इसके बाद अब हम लोग क्रिप्स मिशन यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। तो क्रिप्स मिशन जब हमारे यहाँ आता है तो उसका विरोध होता है हमारे यहाँ, और फिर उसके बाद आगे चल करके हमारे यहाँ एक आंदोलन होता है जिसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कब आया था। तो वो आपको 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक, यहाँ पर आप शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये अगस्त में शुरू हुआ था, 8-9 अगस्त को, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। ये किसका कथन है? तो ये गांधी जी का कथन है। 7 व 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आपका पास हो रहा था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रस्ताव पारित होता है। गांधी जी ने यहाँ पर एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि करो या मरो, है ना। उन्होंने कहा था या तो हम करेंगे या तो हम मर जाएंगे। हम भारत को गुलाम होते हुए और ज्यादा गुलाम होते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, आपको याद रखना है। जब 8 और 9 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है और ये था कि भैया कल से आंदोलन शुरू होगा, 9 तारीख से आंदोलन शुरू होगा, 8 तारीख को प्रस्ताव पारित हुआ। तो 8 तारीख यानी कि 8 अगस्त मध्य रात्रि से ही, है ना, क्या किया अंग्रेजों ने? ऑपरेशन 0 आवर चलाया और उसके तहत जितने भी आपके बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, सबको गिरफ्तार कर लिया और सबको अलग अलग जगह, कहीं जेलों में, कहीं रखा, किसी को कहीं पैलेस में रखा। इस तरह के लोगों के साथ जो है तो उन्होंने काम किया। तो 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद से सरकार ने बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना ली। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इसका नाम होता है ऑपरेशन 0 आवर। आपको ये याद रखना है, किस आंदोलन संबंधित पूछा जा सकता है। तो जब सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बहुत सारे लोग जो है तो कहीं छुप करके इस आंदोलन को संचालित करते हैं, यानी कि एक भूमिगत तरीके से संगठन बनता है जो काम करता है। और ये लोग रेडियो का प्रयोग करते हैं अपने प्रसारण के लिए। तो रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम कार्य आंदोलन शुरू होने के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त से शुरू हुआ और इसका काम ऊषा मेहता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ऊषा मेहता के द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है, ऊषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का काम शुरू किया था। एक केंद्र और था जिसका नेतृत्व बाबू भाई कर रहे थे, जिसको चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। ये लोग हमेशा बोलने का काम करते थे, राम मनोहर लोहिया। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में ऊषा मेहता और बाबू भाई को 4-4 साल की जो यहाँ पर सजा होती है। जैसा कि मैंने बताया था, सबको अलग अलग पैलेस, अलग अलग जगह पे रखा जाता है। तो गांधी जी को भी यहाँ पर आपके आगा खां पैलेस में पूना में कैद करके रखा गया था। इन्होंने 21 दिन का उपवास किया। जब इनकी बाद में तबीयत खराब हुई गांधी जी की तो लोगों ने इसको छोड़ दिया। और जब छोड़ने के दबाव हो रहा था, तो जब बीमार थे ये या उपवास पर थे, तो जब दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था, तो चर्चिल ने एक वाक्य कहा था, वो आपको याद रखना है। चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। ये कथन चर्चिल का है। किसके लिए है? गांधी जी के लिए है। ये कथन आप याद रखें। एमपीपीएससी में कई बार इस तरह के कथन पूछ लिए जाते हैं।
तो गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को छोड़ दिया जाता है। 42 में गिरफ्तार करते हैं, 44 में इनको छोड़ देते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे जो है तो अपनी सरकारें बनाई गई थी, समांतर सरकारें, जिनमें पहली सरकार जो थी वो बलिया की थी, चीतू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। पहली सरकार किसकी थी? चीतू पांडे की थी, बलिया में। ठीक। इसके बाद मिदनापुर जिला बंगाल के तामलुक में भी एक सरकार गठित की गई थी, जाति सरकार, और ये 1944 तक चलती रही। सतारा की सरकार, सतारा में भी एक सरकार बनाई गई और ये सबसे लंबे समय तक चली, यानी कि दीर्घजीवी रही। यह 1945 तक कार्य करती रही थी, यानी कि 42 से 45 तक। इसके नेता वाईवी चौहान और नाना पाटिल थे। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, है ना, कि चीतू पांडे कहाँ बनाई थी? तो बलिया में। वाईवी चौहान और आपका नाना पाटिल ने कहाँ बनाया था? तो सतारा में बनाई थी। सबसे लंबे समय तक कौन चली थी? आपकी सतारा की। ब्रिटिश शासन का विरोध इतने प्रबल रूप से भारतीय जनता द्वारा पहली बार हुआ था और ईश्वरी प्रसाद ने इसके लिए एक कथन कहा कि अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रेस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से भी की जा सकती है। ये किसने कहा था? ईश्वरी प्रसाद एक इतिहासकार है, उनके द्वारा कहा गया। अब मैंने अभी बताया था कि समांतर सरकारें, तो बलिया उत्तर प्रदेश में चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी, और तमालुक बंगाल में या तमालुक जाति सरकार जो बंगाल में बनी थी वो सतीश सावंत के नेतृत्व में बनी थी। सतारा में नाना पाटिल, वाईवी चौहान के नेतृत्व में बनी थी। कुछ ऐसे दल थे जो कि इसमें संबंधित नहीं थे, तो जैसे मुस्लिम लीग थे, आरएसएस थी, वामपंथी, अकाली दल, साम्यवादी, यूनियनिस्ट पार्टी, उदारवादी, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, ईसाई समुदाय, ये सारे लोगों ने क्या किया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस तरीके से इस वीडियो में हमने उन तमाम टॉपिक को पढ़ने का प्रयास किया, कवर करने का प्रयास किया, जिनसे आपके एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में प्रश्न आने की भरपूर संभावना है। तो आप इनको अच्छे से देखिए और जो है तो इनको याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने की भरपूर संभावना होती है।